अस्सलाम वालेकुम। आप के हवाले से अब तक की खुसूसी नशरियात देख रहे हैं। बजट के हवाले से जो काबीना का इजलास है जिसमें बजट की मंजूरी होगी, उसका हजम, उसमें जो रेवेन्यू साइड है, एक्सपेंडिचर साइड है, क्या क्या नंबर्स होंगे, क्योंकि ये एस्टिमेशन होती है उन फिगर्स की जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड पर होती हैं, उसका असर फिर हम इम्प्लीकेशंस मुख्तलिफ सेक्टर्स पर क्या होंगी, बिलखुसूस एक आम आदमी पर क्या होंगी, उस तमाम तज्जियों तबसरों के लिए यानी कि महंगाई पर क्या फ़र्क पड़ेगा, एक आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, लाइफस्टाइल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसमें ये बात आपको बताना ज़रूरी है कि पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें, ये तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स हैं जो तय करते हैं, नेपरा तय करता है, ओगरा तय करता है। लेकिन इस बजट के अंदर बिलखुसूस जो आपकी रेवेन्यू साइड होती है और आपके एक्सपेंडिचर साइड होते हैं कि आप आखिरकार कितने टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, जो 35% इंक्रीज आप टारगेट कर रहे हैं वो किस तरह हासिल करेंगे, किस किस तबके पर, किस किस सेक्टर को आप टैक्स नेट में लाएंगे, अपनी टैक्स बेस किस तरह बढ़ाएंगे। इसी तरह एक्सपेंडिचर साइड पे करंट एक्सपेंडिचर का हजम क्या होगा, आपके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का हजम क्या होगा, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, आगे सूबों पर कितना उनको ट्रांसफर होंगे। ये तमाम अहम तरीन सवालात होते हैं जो बजट से जुड़े हुए होते हैं। अब इधर यहां आपको बताना जरूरी ये बात भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले 2 मिनी बजट्स पेश कर चुकी है। अब ये 2 मिनी बजट जो थे, इनके बारे में आप इनको ये भी कह सकते हैं कि ये करेक्टिव मेजर्स थे जो साबका हुकूमत मिफ्ता इस्माइल साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उसके करेक्शन में जरूरी था पीटीआई के लिए वो करेक्टिव मेजर्स लेना। लेकिन एक सवाल आज बजट के हवाले से हम अहम सामने रखेंगे अपने पैनलिस्ट के सामने कि क्या ये बजट जो पेश होने आज जा रहा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इकोनॉमिक विजन होगा या ये आईएमएफ डायरेक्टेड बजट होगा, यानी आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज को पूरा करने के लिए बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद आईएमएफ का प्रोग्राम या एग्रीमेंट जो है वो उस पर मंजूरी होगी और आईएमएफ का प्रोग्राम में हम दाखिल हो जाएंगे। ये बड़ा बुनियादी सवाल है, लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्प सूरत हाल सियासी मैदान में हो चुकी है। अब आप सब जानते हैं कि गिरफ्तारियां जरदारी साहब की, उसके बाद हमजा शहबाज की और फिर उसके बाद बानी एमके अल्ताफ हुसैन साहब की लंदन में। ये तमाम गिरफ्तारियां क्या रंग लाएंगी, सियासी माहौल इससे कितना गर्म हो चुका है जो ऑलरेडी गर्म था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि बजट का इंपैक्ट किस तबके पे पड़ेगा ये हमने बताया कि सैलरी क्लास पे पड़े, नॉन फाइलर्स पे पड़े, आपके वो सेक्टर्स जो कि जीरो रेटेड रिजीम का मराद हासिल करते थे उन पर पड़े या बेनामी अकाउंट होल्डर से पड़े। लेकिन यहां बजट का इंपैक्ट हमें नजर आ रहा है बड़े बड़े सियासतदानों में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमजा शहबाज गिरफ्तार हुए हैं, जरदारी साहब गिरफ्तार हुए हैं, अल्ताफ हुसैन साहब गिरफ्तार हुए हैं। क्या इसका फायदा गवर्नमेंट को होगा, यानी इन द सेंस के लोगों की अटेंशन डाइवर्ट बजट से हो जाएगी इन गिरफ्तारियों की तरफ, और दूसरा फायदा क्या गवर्नमेंट का यह भी होगा कि अकाउंटेबिलिटी का जो नैरेटिव पीटीआई का मैनिफेस्टो है वो पूरा होने में मदद मिलेगी। ये बड़े अहम सवालात हैं जो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। आरिफ चौधरी साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जनाब अली नासिर साहब हमारे को एंकर हैं और इकोनॉमिक पे बड़े एक्सपर्ट ओपिनियन आपका रखते हैं। अली नासिर साहब हमें कराची में हमारे साथ मौजूद हैं और मेहमान हमें वक्तन फवक्तन ज्वाइन करते रहेंगे। आरिफ चौधरी साहब आपसे लिहाज से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बेसिक इलेक्शन मैनिफेस्टो ये भी था कि वो करप्शन को कम कर कर इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। अब करप्शन कम करने में एक बुनियादी बात ये भी थी कि लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे। ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, अल्ताफ हुसैन से शुरू करते हैं क्योंकि हालिया हुई है, और हमजा शहबाज जरदारी, अवाम का सवाल है क्या पैसा वापस आएगा? आरिफ चौधरी साहब लंदन से ही आप बात कर लें या यहाँ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और इनकी बात, पैसा वापस आएगा और पैसे से फायदा होगा इकोनॉमी का? चौधरी साहब आपके नजदीक। बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूँ कि पीटीआई को एक लिहाज से कुछ एडवांटेज इसका मिलेगा, क्योंकि जब लोगों की बेल हो जाती है तो फिर वो विक्ट्री का निशान भी बनाते हैं और आम तबसरे जो होते हैं वो कहते हैं कि देखिए जी जो केस बन रहे थे उनमें अगर कोई जान होती तो इनकी बेल ना होती, चूँकि बेल को वो इस तरह लेते हैं कि जिस तरह किसी केस का मुकम्मल तौर पर फैसला है। तो जहाँ तक कि पीटीआई का ताल्लुक है, मैं तो समझता हूँ कि पीटीआई को शुरू से लेकर अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए था नैब से और नैब की कार्रवाइयों से। अगर नैब कोई कार्रवाई कर रही है तो उसका क्रेडिट अल्टीमेटली जा सकता है पीटीआई को कि जी पीटीआई का एजेंडा जो है वो करप्शन को खात्मे का एजेंडा है। लेकिन पीटीआई जब अपने तौर पर इंफॉर्मेशन सेल बन जाता है नैब का और इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देती है कि जी अब कोई बचेगा नहीं, गिरफ्तारियां होंगी, उसका पॉलिटिकल एडवांटेज जो है वो अपोजिशन लेने की कोशिश करती है और उनके पास इसके अलावा कहने को कुछ है नहीं। जो अपोजिशन है सिवाय इसके कि वो अपने डिफेंस में सारी की सारी बात जो कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ नैब की तरफ से, उसे वो इंतकाम और दुश्मनी और बुग़्ज़ और इनाद और कीना जो है
वो हुकूमत का के तौर पर पेश करते हैं लोगों के सामने, और इससे वो अपने पॉलिटिकल बयानियां जो है, पॉलिटिकल नैरेटिव जो है, उसको तकवीयत देने की कोशिश करते हैं। जहां तक इस स्टेज पे गिरफ्तारियों का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि ये गिरफ्तारियां बिल्कुल राइप थी, होनी चाहिए थी। अगर गैर मामूली वाक़या होता, किसी को बेल मिल जाती, बेल बिफोर अरेस्ट, तो काफ़ी ऐसी बात होनी थी कि जिसमें अदालतों के ऊपर भी बात आनी थी कि देखिए जी नैब क्या करेगी। नैब को तो जनाब जब कोई मौका ही नहीं आप दे रहे, यानी मुल्ज़मान जो हैं उनको गिरफ्तार होने से पहले ही बेलें मिल जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस लिहाज से तो फ़ायदा है, लेकिन एक नुकसान जो इस वक्त होगा हुकूमत को, वो उसे ये होगा कि सारी की सारी अपोजिशन वो अब बजट से ज्यादा उनकी दिलचस्पी और उनकी तवज्जो अपने गिरफ्तार शुदा लीडरों की तरफ होगी, और वो बजट पास भी नहीं होने देंगे। उनकी मैक्सिमम कोशिश ये होगी कैसे पास नहीं देंगे वो इस फिजा को, लेकिन पास कैसे? उनके पास नंबर्स तो है नहीं, शोर शराबा करेंगे, एहतजाज करेंगे। हुकूमत को तो फायदा हो गया एक तरह से कि वो बजट पर बात ही नहीं करेगी। मतलब कोशिश तो देखे ना, नंबर अब ये पता चलेगा कि नंबर्स में भी चूंकि बहुत सारे चीजें ऐसी हुई है, जिस तरह यानी वो अख्तर बेंगल साहब जो है वो साथ नहीं देंगे, और ना जाने कौन कौन से लोग हैं, यानी जहां जहां भी वो टफ टाइम दे सकते हैं वो बिल्कुल देने की कोशिश करेंगे। बाकी तहरीक जो है उसे भी वो आज बजट का दिन में आपसे स्पेसिफिकली अगर पूछना चाहूं कि ये अल्ताफ हुसैन वाला मामला, यहाँ KKF का केस चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, 700 अकाउंट्स, पता नहीं 700 लोग इन्वॉल्व थे, पैसा यहां से लंदन जाता था चैरिटी के फंड में इस्तेमाल। हमजा शहबाज का केस ले लें, किसी मनी एक्सचेंज के थ्रू यहां से पैसा बाहर गया, शुगर मिल का पैसा बाहर गया, पैसा यहां आया, उनके एसेट्स बढ़ गए, एसेट बियॉन्ड मींस का केस बन गया। जरदारी साहब का केस तो एक पूरा मेगा केस है जिसके अंदर पैसा यहां से बाहर गया। अब सवाल अवाम का आज बजट के दिन यह है कि क्या ये पैसा कानूनी तौर पर वापस हम किस तरह हासिल कर सकते हैं? गिरफ्तार कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, क्या हम हासिल भी कर सकेंगे ये पैसा वापस लाने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि इन्हें फाइनल कन्विक्शन हो जाए और इनकी अपीलें तक जो हैं वो भी खारिज हो जाएं। उसके बाद आप इन्हीं अदालतों के फैसलों की बुनियाद पर जाके दूसरी हुकूमतों के साथ रब्ता कर सकते हैं और वहाँ की अदालतों के सामने पेश होकर अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं, और वो फिर कॉन्वेनेंट जो इंटरनेशनल है उसके मुताबिक आपकी यहाँ की डिग्रियाँ जो हैं या जो यहाँ के फैसले हैं उनको वही अहमियत हासिल होगी जो आपकी अपनी अदालतों के अंदर होती है दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी। ये लेंथी प्रोसेस है। मैं इस पर यानी तकिया करना कि जी ये चूँकि आप गिरफ्तार हो गए हैं और पैसा भी वापस आ जाएगा, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ऐसी आपस बात होगी। इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता। लॉन्ग टाइम है, चूंकि यहाँ जो प्रोसेस है केसेस का बहुत लंबा प्रोसेस होता है और अल्टीमेटली कुछ पता नहीं होता कि सजाएं भी होती हैं या नहीं होती, और सजा अगर नीचे होती है तो सस्टेन भी करती है या नहीं करती। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि महज गिरफ्तारियों से कोई अंदाजा लगाया जा सके और कोई इसको भी किसी तखमीने में लाया जा सके कि जी इतने पैसे जो बाहर लुट के चले गए हैं वो भी वापस आ सके। सही कह रहे हैं कि हम उसका तखमीने का अंदाजा लगा के अपने इनफ्लोज उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। लेकिन आज का सब में अहम सवाल है अली नासिर साहब जो मैं आपसे पूछने लगा हूं, 5,550 अरब रुपए, मतलब 5.55 ट्रिलियन रुपीस के टैक्सेस, शायद एक साल में 1,550 अरब रुपए का इजाफा, परसेंटेज वाइज तकरीबन 34 से 35% का इजाफा। कहां से निकलेगा ये टैक्स? कौन देगा ये टैक्स अली नासिर साहब? किस पर आकर बोझ पड़ेगा अल्टीमेटली? कोई नए तबकात या वही पुराने शिकार जो हर साल होते हैं? देखिए, असल में बात ये है कि गवर्नमेंट को इस वक्त कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही। इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर उनको काफ़ी जगह पर फेलियर फेस करना पड़ रहा है। कल के इकोनॉमिक सर्वे के बाद अब उनको ये अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान की मईशत उनकी माशी टीम के बस की चीज़ है नहीं। असद उमर साहब सो कॉल्ड गुरु अफलातून PTI, उन्होंने मईशत के अंदर कोई बेहतरी नहीं की, बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसका नतीजा कल रिफ्लेक्टिव था इकोनॉमिक सर्वे के नंबर्स से। हम ये कह सकते हैं कि फॉल आउट हुआ बहुत सारा, पिछली हुकूमत पीछे देखो करते रहे, अभी पीछे देख लिया, लेकिन इनको काफ़ी वक्त मिला। अब एक साल हो गया, पिछले बजट से इस बजट तक का हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये फेलियर रहा। साथ चीज़ ये है कि आपने बताया कि टैक्स का हदफ ये बढ़ा रहे हैं, ये यकीन करें अपने पाँव पे कुहाड़ा मार रहे हैं, बल्कि जिस टहनी के ऊपर बैठे हुए हैं जो कि बड़ी नाजुक टहनी है वो टूट के गिर जाएगी।
ये तमाम चीजें जो अभी हो रही है ना सियासी पस मंजर में, ये तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ये तो एक अच्छी चीज हो रही है कि भाई करप्शन के खिलाफ एक्शन हो रहा है। सही है गलत है वो हम अदालतों के ऊपर छोड़ देंगे कि वो सही है या गलत है, लेकिन जो बात आपने पूछी है कि सबसे अहम सवाल ये है कि इस वक्त इतने बड़े हजम का, इतने बड़े फैलाव का जो बजट ये पेश कर रहे हैं, जिसमें ये अपने लिए इतना बड़ा टारगेट सेट कर रहे हैं रेवेन्यू का, क्या ये अचीव करेंगे? बात ये उसको अचीव नहीं कर सकते। मैं फर्स्ट डे आपको बता रहा हूँ। फिर हमारे यहाँ सो कॉल्ड, फिर मैं कहूँगा जिन लोगों को मईशत के बारे में नहीं पता, वो ये कह रहे हैं कि हदफ इतना ऊंचा रख दो कि उसके नज़दीक भी पहुँच जाए तो बहुत अच्छा है। बात यह कि इस साल भी हमने टैक्स महसूलात का हदफ मिस किया, अगले साल बहुत बड़े मार्जिन से मिस करेंगे। अब एक इमरान खान को गलत फीडिंग देने के लिए वहाँ पर इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इमरान खान साहब को गलत खबरें भी पहुँचाते हैं, इमरान खान साहब से गलत बयानात भी दिलवाते हैं। जैसे कि एमनेस्टी स्कीम से मुतल्लिक एक राय है, मैं नहीं कहूँगा कि आप भी इससे इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन आप भी उस पर अपना तजिया दें कि बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब को एक जनाब बयान देने पर, मैं नहीं कहूँगा, लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन मजबूर किया गया। बात यह कि इमरान खान बेचारे को पता भी नहीं है कि ये किस मौजू के ऊपर इमरान खान को फंसा रहे हैं। यानी पूरे पाकिस्तान की कामयाबी का महवर एमनेस्टी स्कीम पर है। जैसे इन्होंने पहले डिस्को डांस और ड्रामा करवाया कि पूरे पाकिस्तान के मसाइल का हल लूटी हुई दौलत में है, और वो लूटी हुई दौलत ये ला नहीं सके। रोज़ वो अकबर साहब बैठ जाते हैं शाम को फिरदौस आशिक अवान साहिबा के साथ या किसी और के साथ, कहते हैं लूटी हुई दौलत वहाँ, लूटी हुई दौलत यहाँ। पीछे PID का बैच होता है, पहले जैसे नून लीग वाले उसको यूज़ करते थे अपनी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के लिए, अब ये लोग यूज़ कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू बी वेरी हार्श, लेकिन आज का दिन बजट का दिन है, आज का दिन ये सब कुछ करने की ज़रूरत थी। सिफान खान साहब, आवाम जो है ना, अब बड़ी पब्लिक जो है ना, ये बड़ी होशियार हो गई है, पब्लिक सब जानती है। जो पढ़े लिखा तबका है ना, वो जानती है, पूरा पढ़ा लिखा तबका इस वक्त कह रहा है कि हमें हुडविंग किया जा रहा, दूसरी चीज़ों में लगाकर बजट के मौजू को तब्दील किया जा रहा। लेकिन कम अज़ कम हमें जिम्मेदाराना तौर पर एक कोशिश करनी चाहिए कि हम बजट पर ही महवर रखें। आपका सवाल बहुत ही ज़्यादा अहम है। आज सबसे बड़ा इशू गरीब आदमी का गुर्बत है। बेशक करप्शन इस मुल्क में ख़त्म होनी चाहिए, लूटी हुई दौलत वापस आनी चाहिए। एक सवाल का जवाब, एक पहलू आपको बता दिया एडवोकेट आरिफ चौधरी साहब ने, तो एक पहलू का जवाब मैंने दे दिया। ये रेवेन्यू टारगेट्स अचीव करना जो है मुश्किल है। अभी अली नासिर साहब के मुताबिक इससे मजीद गुफ्तगू भी करते हैं। और एमनेस्टी स्कीम में टोटल डिक्लेरेशंस कितनी हुई हैं अब तक, कितने एक्चुअल में इस पर डिक्लेरेशंस इन एसेट टर्म्स कितनी हुई है, रेवेन्यू कलेक्शन कितनी हुई है, ये फिगर्स भी आपको प्रोग्राम में शेयर करेंगे। ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी और इस छोटे से ब्रेक के बाद करते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बजट के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन अब तक पर कुछ ही देर बाद, यानी वो स्पीच बजट की होगी और हम उस पर भी आपको लेके जरूर जाएंगे, लेकिन उसके हवाले से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं बजट को लेकर, बजट की इंप्लीकेशंस क्या होंगी, आम आदमी पर क्या होंगी, मुख्तलिफ सेक्टर्स पर क्या होंगी, और अगर उन तबकात का हम निशानदेही कर सकें तो नॉन फाइलर्स पर क्या होंगी। सुनने में आ रहा है कि नॉन फाइलर्स के लिए बिजनेस क्लास में सफर करते हैं तो उस पर टैक्स का इजाफा, गाड़ियों के टैक्स में इजाफे की तवक्कात का इज़हार किया जा रहा है। सैलरी क्लास के लिए जो टैक्स स्लैब्स हैं कहा जा रहा है कि रिवर्ट किए जा रहे हैं या फिर उनके अंदर चेंजेस की जाएंगी। जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कमी की थी उन स्लैब्स के अंदर, उनको वापस किया जाएगा क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं थी। इसी तरह से एक्सपोर्ट सेक्टर्स जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के नाम पर जो सब्सिडीज लेते थे, जीरो रेटेड रिजीम जिसको आप कहा जाए, उनसे वो जीरो रेटेड रिजीम वापसी का कहा जा रहा है। जिस सिलसिले में टेक्सटाइल सेक्टर के कुछ बड़े बड़े नाम वज़ीर आज़म साहब से मिले भी थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हतमी जो फैसला हुआ है वो यही हुआ है कि वो जीरो रेटेड रिजीम वापस ले ली जाएगी। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है उन सेक्टर्स के ऊपर, ये देखने के लिए होगा। और फिर बेनामी अकाउंट होल्डर्स, हम आपको बता चुके हैं कि इमरान खान साहब एक बार नहीं, वज़ीर आज़म साहब 2 बार एमनेस्टी स्कीम के लिए आ चुके हैं कि आप आएँ और अपने एसेट्स डिक्लेयर करें। लास्ट जो उनका मैसेज था उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपकी जायदादें मुल्क से बाहर हैं तो हमें, हमारी एजेंसीज को, हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट है उनको तमाम चीज़ों की इत्तलात मिल चुकी हैं, तमाम नंबर्स, तमाम फिगर्स हमारे पास हैं। तो हम अब अगर आप एसेट छुपा के रखते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये बेनामी अकाउंट होल्डर्स के लिए भी क्या होने जा रहा है इस बजट में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों को अगर सामने रखा जाए आरिफ साहब, तो जो खान साहब की अपील है एमनेस्टी स्कीम के हवाले से, लॉयर, वजह क्या है कि लोग इतना स्लो इस पर रिएक्शन, मेरे पास जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक
1272 डिक्लेरेशन अब तक हुई हैं, जिसमें तकरीबन 930 मिलियन रुपीस कलेक्ट हुए हैं। टोटल टारगेट शायद 400 अरब रुपए का है। क्या हमारी जो ओवरऑल कौमी एक साइकी है कि हम आखिर वक्त पर एक चीज में एक्टिव होते हैं जब एक हफ्ता रह जाएगा, जब होश आएगा, या ये स्कीम ही अपील नहीं कर पा रही डिस्पाइट प्राइम मिनिस्टर के इतने मैसेजेस के? क्या वजह है? कोई टेक्निकल फ्लॉ है, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? आरिफ साहब, आप कैसा देख रहे हैं एमनेस्टी स्कीम के इस पूरे मामले को? बात यह है कि अगर आपने कोई भी स्कीम कामयाब करनी है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जो ऐलान करने वाला है उसकी साख और उसके बारे में ये लोगों को मालूम हो कि इसका यानी इसे बिल्कुल इसकी ताकत कायम रहेगी और ये ख़तरे में नहीं है। क्योंकि अभी तक मैसेज कन्वे करने वाला जो है प्राइम मिनिस्टर, उसके अपने हालात ऐसे नहीं है कि दुनिया जो है ख़ास तौर पर जिन लोगों से वो तवक्को करते हैं कि वो अपने एसेट्स डिक्लेयर कर दे, उन्हें ये यकीन हो जाए कि वाकई ये स्टेबल गवर्नमेंट है और जो ये कह रहे हैं उसका अगर हम अमल करेंगे तो उससे हमें फ़ायदा होगा और अगर अमल नहीं करेंगे तो हमें नुकसान होगा। अभी तक रेट ऑफ द स्टेट थ्रू गवर्नमेंट उस अंदाज में लोगों तक पहुंची नहीं है। मैसेज जो है लाउड एंड क्लियर कन्वे नहीं हुआ और अभी तक लोगों को ये गवर्नमेंट जो है ये बिल्कुल हवा में मुअल्लक नज़र आती है। कहीं ये नज़र नहीं आती कि कोई ऐसी पक्की ठक्की गवर्नमेंट है जिसकी अपनी रिट बड़ी मजबूत है, अददी एतबार से भी, पॉलिसी के एतबार से हम भी। जानते हैं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो हैं वो एक ऐसी सतह पर हैं जो तारीखी तौर पर बिलखुसूस पिछले 5 साल या 10 साल की तारीख में नहीं थे। एक पेज पर है डिफेंस बजट कर्टेल डाउन, तमाम ऐसे फैसले मुश्तरका तौर पर हो रहे हैं, बाहमी ताउन नजर आ रहा है इदारों के दरमियान। उसके बावजूद आपको लग रहा है कि ये हुकूमत अपनी रिट नहीं एस्टैब्लिश कर पा रही? सिविल, माफ कीजिएगा, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात एक फैक्टर है, उसे आप ये नहीं कह सकते कि अगर अवामी सतह पे तायीद और हमायत किसी गवर्नमेंट को ना रहे तो फिर वो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो है वो मिलके उस गवर्नमेंट की साख को इस हद तक बना सके कि दुनिया उस पर एतबार करे। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो है उस पर इतना डिपेंड ना कीजिएगा। इस हद तक ज़रूर है कि जो गवर्नमेंट मौजूद है उसे काफ़ी हद तक इस ख़तरे का फौरी तौर पर नहीं है यानी सामना कि वो इक़्तिदार से महरूम हो जाएगी, लेकिन लोगों तक ये मैसेज उस सूरत में कन्वे होता है कि जब गवर्नमेंट जो है उसकी परफॉर्मेंस और उसकी टीम जो परफॉर्म करने वाली है वो इतनी क्रेडिबल टीम हो और फिर उनकी आवाज़ में इतनी ताकत हो और उनके जो काम करने वाले लोग हैं उनकी अपनी साख इस तरह की हो कि लोगों को पता हो। आपने एक मिसाल सुनी होगी कि अयूब खान के ज़माने में जब एक दफ़ा किसी ने कहा कि वो बंदा लेने के लिए गया किसी से आटा, तो उसने आटा देने से इनकार कर दिया उधार, लेकिन जब वो ऐलान हुआ कि जनाब ये इससे ज़्यादा आटा आप स्टोर नहीं कर सकते, तो अगले दिन उसके घर वो आटा लेके पहुंच गया बगैर पैसे दिए। तो वो रिट थी गवर्नमेंट की, और वो रिट जब होती है तो लोगों को पता होता है कि जनाब हमें अब ये समझे कि बहुत हमारे लिए खुशकिस्मती है पाकिस्तान कि हम इससे फ़ायदा उठा लें एमनेस्टी से। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि अभी तक पाकिस्तान का अदालती निज़ाम और पाकिस्तान का जराही निज़ाम, यानी जिसने लोगों के ऑपरेशन करने हैं, लोगों को एहतसाब के अमल से गुजारने हैं, एहतसाब का निज़ाम, वो इस कदर सॉलिड लोगों के तक नहीं पहुंचा और उसकी साख इतनी मजबूत नहीं हुई कि जो शख्स कानून शिकनी करना चाहता है उसे ये खौफ हो कि अगर मैंने कानून शिकनी की तो मुझे इसका ये नुकसान होगा, और जो अगर यानी कानून पे अमल दरामद करने वाला है उसको इस बात का कभी यकीन नहीं होता कि मैंने इस कानून पर अमल दरामद कर दिया तो मुझे इस तरह के फवायद हासिल होंगे। ये काम जब तक आप नहीं कर सकते उस वक्त तक आप तवक्को ना करें कि जनाब आपके महज ऐलानात की वजह से लोग जो है आपके पीछे चले आएंगे। अभी तक आपको पता है कर्ज उतारो जी। आरिफ साहब, इस बात पे मैं बात करना चाह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं ये, लेकिन ये प्रैक्टिकल मेजर्स अगर बजट में होते हैं जो हम सुन रहे हैं कि आप जो बिजनेस क्लास में सफर करते हैं और नॉन फाइलर हैं तो आपका जो टैक्स है WST या विद होल्डिंग जो भी लगता है वो 16,000 से 50,000 कर दिया जाएगा।
इसी तरह से अगर आपने 2000 सीसी की गाड़ी रखी हुई है और आप नॉन फाइलर है, आप रिटर्न फाइल नहीं करते, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नाम नहीं है आपका, तो वो टैक्स 30,000 रुपए से 2 लाख रुपए हो जाएगा साल का। तो सर अगर 2 लाख साल का टैक्स कोई 2000 सीसी गाड़ी पे देगा, यानी 8 लाख रुपए, अगर 5 साल लगता है गाड़ी 10 लाख रुपए, तो वो उससे बेहतर नहीं कि फाइलर बन जाए? ये प्रैक्टिकल मेजर्स होंगे अगर ये होते हैं तो। नहीं, इसमें फायदा है, ये चीजें हैं, लेकिन असल बात सिर्फ ये फाइलर और नॉन फाइलर वाली नहीं, असल बात वो है जो बड़े बड़े मगरमच्छ पाकिस्तान का सरमाया बाहर समेट के बैठे हुए हैं और बेनामी यानी ट्रांजैक्शंस के जरिए और बेनामी जायदादें उन्होंने बना के रखी हुई है इतनी बड़ी बड़ी। अगर वो अपने एसेट्स डिक्लेयर करें और उससे पाकिस्तान के अंदर यानी एक खुशहाली के चांसेस हो सकते हैं, फिर उसका फायदा हो सकता है, उससे टैक्स कलेक्शन भी हो सकती है, रेवेन्यू जितना उन्होंने छुपाया हुआ वो मिल सकता है। लेकिन ये फाइलर और नॉन फाइलर वाली बहस जो है ये मेरे नजदीक काफी हद तक अभी आई वाश है, क्योंकि फाइलर से मुराद बेसिकली वही है जो टैक्स रिटर्न फाइल करता है। अब टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला जरूरी नहीं है कि वो टैक्स भी उतना पे कर रहा हो, वो यानी एक फॉर्मेलिटी सी होती है, उसमें टैक्स जो है आप अपने अखराजात ज्यादा दिखा देते हैं और आमदनी कम दिखाते हैं, हुकूमत को रेवेन्यू की मद में ज्यादा पैसे नहीं आते। तो ये एमनेस्टी स्कीम जो है बुनियादी तौर पर जिस मकसद के लिए मुतारफ करवाई गई है वो महज ये फाइलर और नॉन फाइलर की हद तक नहीं है, वो बुनियादी तौर पर उस बड़े नेटवर्क को बड़ा जो बिजनेस टाइकून है उनको टैक्स नेट में लाने के लिए बड़े मगरमच्छ। अच्छा मैं एक बात और, उसका फायदा तब हो सकता है अगर वो आए। एक बात और अहम है जो इस बजट में एक्सपेक्ट की जा रही है कि जीरो रेटेड रेजिम खत्म होगी। अली नासिर साहब जी, टेक्सटाइल सेक्टर सरे फहरिस्त सर्जिकल गुड्स हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और दीगर चीजें, 4 या 5 सेक्टर्स लेदर है इसमें अंदर जो इनको ये हासिल है जीरो रेटेड रेजिम। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर पर भी पड़ेगा या ये सिर्फ इंडस्ट्री मालिकान या इंडस्ट्रीज की हद तक रहेगा, ये जो एक्सपोर्ट करते हैं उस पर पड़ेगा या क्या होगा? क्या आपको कंज्यूमर पे भी आता हुआ नजर आ रहा है इम्पैक्ट? और तवक्को तो ये थी कि इस हुकूमत के पॉलिसी मेकर जो हैं वो बुक शॉप से बाहर निकलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बुक शॉप से बाहर ही नहीं निकल रहे। वो एक जिसे आप कहें कि इमेजिनरी सी वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं और उनको लग रहा है कि अगर जीरो रेटेड पॉलिसी को चेंज कर देंगे, यानी अमानतदार, पहले अमानतदार बनने का क्या तरीकाकार है, बेसिकली लोगों से टैक्स लेके उन्हें वापस लौटाना। अब एम ये कि ये समझ गए हैं कि ये कलेक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए लोगों से पैसे ले लो फिर बाद में लौटाने में तड़पा तड़पा के लौटाओ। अब ये वाली पॉलिसी तो खत्म की गई थी ना, ये तो माजी के अंदर एक गलत चीज तस्वर की जाती थी और इस चीज को रिमूव किया हुकूमत ने, यही सोच के अब भी हो। लेकिन बात ये, यही लोग आते हैं ना हुकूमत के अंदर, अभी अब्दुल वहीद शेख साहब इनके साथ बैठे में, हो सकता है कल नून लीग के वजीर खजाना बन जाए, मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे ख्याल से कोई भी स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखकर ये नहीं दे सकता। तो ये जीरो रेटेड रेजिम अगर खत्म करते हैं, फिर माजरत हो, फिर आपकी बात यहीं से हम जोड़ते हैं क्योंकि न्यूज का कहा जा रहा है हमें ब्रेक का, तो फौरी तौर पे जाना है। इस ब्रेक की तरफ हम आते हैं वापस और फिर बात यहीं से जोड़ते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बजट ट्रांसमिशन और बजट ट्रांसमिशन के साथ साथ सियासी माहौल भी गर्म है, यानी अल्ताफ हुसैन साहब की गिरफ्तारी के बाद मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप देख रहे हैं कि सियासत भी बड़ी गर्म है, लेकिन ज़्यादा जो हमारा फोकस रहेगा इस ट्रांसमिशन में तो यकीनी तौर पर वो नंबर्स पर रहेगा जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर साइड पे एस्टिमेट्स गवर्नमेंट तैयार कर रही है, क्या मेजर्स होंगे क्या नहीं होगा। अली नासिर साहब हमारे साथ हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं, हमारे को एंकर भी हैं, हमारे साथ आरिफ चौधरी एडवोकेट साहब भी मौजूद है, सीनियर माहिर कानून है, और हमें अब रहमतुल्लाह वजीर साहब ने भी ज्वाइन किया है, एक सीनियर मेंबर एफबीआर हैं। तो आपको भी वेलकम टू द शो रहमतुल्लाह वजीर साहब। अभी हमारी जो गुफ्तगू यहाँ हो रही थी वो जीरो रेटेड रिजीम के हवाले से हो रही थी और मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अली नासिर साहब आप उस बात को कर रहे थे कि आम आदमी पर यानी कंज्यूमर या सार्फिन पर इस रिजीम के खात्मे का उन टेक्सटाइल सेक्टर स्पेसिफिकली स्टार्ट करते हैं, क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सिर्फ ओनर से फर्क पड़ेगा, क्या होगा? जी अली नासिर साहब। जी, मैं असल में जो बात कहना चाह रहा हूं वो यही है कि इस वक्त हमारे यहाँ शायद जो एंड कंज्यूमर है उस तक इसका इम्पैक्ट ना जाए, लेकिन ओवरऑल जो हमारी कम्युनिटी एक्सपोर्ट कर रही है, बिजनेस कम्युनिटी, उन पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जाएगा और वो बहुत ज्यादा हर्ट होंगे।
उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड और कल्चर स्टार्ट ये हुआ था कि जनाब हुकूमत को अमीन समझ के उसके पास पैसा रखवाएं और फिर वो अपनी सवाबदीद पर हुकूमत वक्त के साथ साथ जो है वो उसको वापस करती है। अब उसके बाद बड़ी मुश्किल से इन पेचीदगियों से जान छूटी थी, अब उसको दोबारा से रिवाइव कर दिया है। इसकी देखें, मैं आप बताऊं सैफान खान साहब, इस चीज से बालतर होके कि आज के दिन कौन कौन से सियासी वाकयात पेश आ रहे हैं, सब जानते हैं कि हुकूमत ये पहले भी कर सकती थी, कुछ अरसे बाद भी कर सकती थी। आज खालिसतन बजट के ऊपर से अवाम की तवज्जो हटाने और निहायत ही गैर मकबूल इकदामात जो कि हुकूमत लेने वाली है उन पर से अवाम की भी तवज्जो हटाना, पार्लियामान की भी तवज्जो हटाना, उसके लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। अच्छी कर रहे हैं, बुरी कर रहे हैं, मैं इसके बारे में भी राय नहीं देना चाहूंगा। आपने जैसे जीरो रेटेड के बारे में बात की, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें देखें। असल में जो बर्गर पप्पू तबका है पीटीआई के अंदर, इन लोगों ने सारी विजन इमरान खान की खराब कर दी है। एक और टैक्स जो ये लेकर आए हैं, ये चाह रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स और बेवरेजेस पे टैक्स लग जाए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के ऊपर। हाँ, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अब ये बेवरेजेस के ऊपर जो टैक्स लगाएंगे, अमेरिका में इसलिए उस पर टैक्स है, बर्तानिया में इसलिए उस पर टैक्स है क्योंकि बुनियादी तौर पे लोग सोडा पीते, पानी भी नहीं पीते वहां पर, यानी कोल्ड ड्रिंक पीते, जैसे आप कार्बोनेटेड ड्रिंक बोल रहे हैं, वो ये पीते पानी के बजाय। पाकिस्तान में तो ये भाई शादियों पर सौगात के तौर पर पेश किया जाता है। गरीब बच्चा सारा महीना एक रुपया इकट्ठा करता है कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। अमीर लोग कितनी कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे? आप अभी मंगवा के स्टेटिस्टिक्स देख रहे हैं बेवरेज की। ये वही जैसे मैंने आपको बताया कि ट्विटर पे बैठे हुए सारे बर्गर पप्पू बच्चे इमरान खान को मिसगाइड करते रहते हैं और इसी तरह के इमरान खान वाना भी टाइप के लोग जो है वो उनकी वजारतों में भी आकर बैठ गए। सिंटैक्स इस तरह की आप देखें ना, ये क्या है ये? अच्छा, इसकी डिटेल में सिंटैक्स जो कहा जा रहा है जो आएगा, ये सिगरेट और गुनाह का टैक्स। कोल्ड ड्रिंक पीना जो है बच्चे का गुनाह नहीं है, सिगरेट बेशक गलती है। अगर एक महीना रुक के बच्चे ने, सर ये मैं फिर वही बता रहा हूं ना, ये वो निकल ही नहीं पाए ना फास्ट फूड रेस्टोरेंट से यूके के अंदर, और ये बाइकों के ऊपर चला। जीरो रेटेड वाला मामला है। मैं रहमतुल्लाह वज़ीर आपकी राय जानना चाहूंगा, ये 5 सेक्टर से हटाकर जीरो रेटेड रिजीम, ये एग्जेम्पशन, हमने बीच में सुना था कि वो 17% जीएसटी नहीं 7.5% की बात हुई है, फिर कहा गया जी कि उस पर भी बात नहीं बनी है, 17% ही लगेगा। इसका रेवेन्यू इंपैक्ट क्या हो जाएगा? आपकी कोई एस्टिमेट्स है, मतलब कोई अंदाजन भी कि हम कितना रेवेन्यू इससे जनरेट कर सकेंगे इसको खत्म करने से? देखिए जी, इसका थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपके बुलाने का शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ज़ीरो रेटिंग हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आम आदमी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2011 में ज़ीरो रेटिंग को हटाई थी। पहले अब्दुल्ला यूसुफ साहब 2005 में ले आए थे, 2011 में इसका खातिर खा इजाफा नहीं हो रहा था, इनका एक्सपोर्ट पे कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। जब 2011 में उस वक्त की पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हटाया तो एक्सपोर्ट 24 बिलियन की 2011-12 का अगर आप डेटा देख लें, 24 बिलियन डॉलर तक पहुंची थी पहली दफ़ा, और शायद आखिरी दफ़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना पड़ा। और 2016 में पिछली जो हुकूमत थी मुस्लिम लीग नवाज की, उन्होंने फिर रिवाइव कर दी, लेकिन जब रिवाइव होगी तो एक्सपोर्ट फिर 19 बिलियन डॉलर पे पहुंची, कम हुई। रेवेन्यूज पर इंपैक्ट क्या होगा? इससे कोई खातिर खा इजाफा नहीं हो रहा, मैं उससे ये कोई हल नहीं है। रेवेन्यूज पर इंपैक्ट क्या होगा? डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रही है हमारी इकोनॉमी में, डिस्टॉर्शंस हैं। किसी एक ग्रुप को ब्लाज करने की जरूरत नहीं है। पिछले साल देखें ये थी, लेकिन आपकी जो टेक्सटाइल आइटम्स की ग्रोथ में कमी हुई है। भाई अगर इसका जीरो रेटिंग का फायदा है तो टेक्सटाइल में कमी क्यों हुई है? क्योंकि टेक्सटाइल मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि रेवेन्यू स्ट्रीम पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यानी क्या इसके जरिए 80 अरब 100 अरब ज्यादा कलेक्ट होगा, 200 अरब ज्यादा कलेक्ट होगा? इस बारे में कोई एस्टिमेशन है क्या? कीमतों पे क्या फर्क पड़ेगा? ये नहीं, पैसों पे क्या फर्क पड़ेगा? कि रेवेन्यू में कोई ज्यादा इजाफा तो नहीं होगा, लेकिन ये जो इस वक्त डिस्टॉर्शंस हैं सिस्टम में, और दूसरे लोग एक ग्रुप को देख के कि बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट पहुंचाई जा रही है, और उसका जो पर्पज़ है एक्सपोर्ट बढ़ाने का, उसमें भी कोई इजाफा नहीं हो रहा। तो दूसरी जो हमारी इकानमी के सेक्टर्स हैं, जो टैक्स देने वाले लोग हैं, उन पे इसका नेगेटिव असर पड़ रहा है। तो देखें, जो एक्सपोर्ट है वो तो वैसे भी आपका ज़ीरो रेटिंग रहेगा,
एक्सपोर्ट पे तो कोई टैक्स वैसे भी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो दुनिया भर में नहीं हैं, लेकिन इसमें ये कि अप फ्रंट पे जो रॉ मटेरियल परचेजेस पे जो इनको एक जीरो रेटिंग मिली थी उन पे कोई टैक्स नहीं था, वो ख़त्म हो जाएगा और वो ख़त्म होना चाहिए। हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, हमें हमारी इकोनॉमी में डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली रहमतुल्लाह साहब, ये बात ठीक है, लेकिन रिफंड मैकेनिज्म जो था उस पर भी इंडस्ट्रियलिस्ट एतराज कर रहे थे। वो उनके यानी उनकी एक ये ख्वाहिश थी या उनकी एक कंडीशन थी कि उसको बेहतर किया जाए, आप चले आप जीरो रेट रेजिम खत्म कर दें, लेकिन उस रिफंड मैकेनिज्म को अश्योरेंस दे दी कि हमें रिफंड होगा। उस बारे में एफबीआर या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्योंकि रिफंड्स क्लेम भी बहुत हो चुके हैं सेल्स टैक्स पर और कस्टम पर और दीगर, वो मैकेनिज्म वो किस तरह स्ट्रीमलाइन करें, और बड़ा अच्छे खासे रकम पहुंच चुकी है। जी, ये आपका बिल्कुल अच्छा और बहुत ही अच्छा वैलिड सवाल है कि जहां रिफंड अगर डिटरमिन होते हैं, देखें रिफंड अभी जो जीरो रेटिंग हमने दी हुई थी, रिफंड में फिर भी 22% इजाफा हुआ। हालांकि हमारा ख्याल था कि जीरो रेटिंग देने के बाद जब रॉ मटेरियल पे कोई टैक्स नहीं होगा तो इनका रिफंड इनपुट नहीं होना चाहिए और इनका रिफंड नहीं होना चाहिए, फिर भी 20-22% का इजाफा था। तो मैं समझता हूं वो बहुत नेगेटिव बात है कि जब जीरो रेटिंग नहीं थी तब भी आपका रिफंड था, और जब जीरो रेटिंग हुई तो रिफंड तो खत्म होने चाहिए, रिफंड का सिलसिला तो खत्म होना चाहिए, यहाँ ड्रास्टिकली कम होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि रिफंड में भी इजाफा होता रहा और जीरो रेटिंग का जो हमें एक्सपोर्ट पे फायदा होना था वो भी नहीं हुआ। तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि इसको आप, हाँ, अगर इसमें रिफंड निकलता है तो रिफंड का एक क्लियर और अनएम्बिगुअस जो है, चूंकि हमारा एक बहुत कंप्यूटराइज सिस्टम है और रिफंड हमें पता चल जाता है फौरन के लिए। अभी इन्होंने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी देना शुरू कर दी थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एक मिनट अगर मुझे आप दे दें, रिफंड का इमीडिएट उनके अकाउंट में जाना चाहिए, पूरा सिस्टम इन प्लेस है। ये हम रोक देते हैं, ये रोकने की बात खत्म होनी चाहिए। रिफंड जो है उसका 45 डेज का टाइम है, 45 डेज के अंदर अंदर हर आदमी को उसका जायज रिफंड मिलना चाहिए एक्सपोर्टर को। अगर ये नहीं हो रहा तो फिर न जीरो रेटिंग कामयाब होगा और न ये दूसरा सिस्टम कामयाब होगा जो नॉन जीरो रेटिंग है। तो मैं समझता हूं कि इसको आप जो कानून है, जो रूल्स हैं, उसकी पासदारी अगर स्ट्रिक्टली हो तो कोई वजह नहीं है कि हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़े और हमारे लोगों को रिफंड भी कहा जा रहा है। वरना मैं आपसे आगे चल के पूछेंगे इस ट्रांजेक्शन में, क्योंकि ये तो जीरो रेट रेजिम है आप कह रहे हैं मुस्बत है, सैलरी क्लास के लिए क्या हो रहा है इस बजट में आप ये भी बात करते हैं। फिर उसके बाद नॉन फाइलर्स के लिए जो स्ट्रिंजेंट मेजर्स हैं वो क्या हैं, टैक्सेशन के हवाले से वो क्या उनको इकदाम किए जा रहे हैं डिस्करेज करने के लिए इस एनवायरनमेंट में। ये भी अली नासिर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, रहमतुल्लाह वजीर साहब भी हैं और पैनलिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद। इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहेगा, हमारे साथ जुड़े रहेगा।